जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की तैयारी में मध्य प्रदेश की सरकार, मोहन सरकार जुटी हुई है। व्यापारियों से सीएम डॉक्टर मोहन यादव संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे। जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर के व्यापारियों से संवाद होगा सीएम का। मंडला, डिंडौरी के व्यापारियों से भी बातचीत होनी है मुख्यमंत्री मोहन यादव की। तो लगातार हम देख रहे हैं कि आर्थिक हालत किस तरीके से सुधारी जाए, बेहतर की जाए। रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव है ये, जी हां, जबलपुर में इसका आयोजन हो रहा है। जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की तैयारी में जुटी हुई है सरकार। व्यापारियों से सीएम डॉक्टर मोहन यादव चर्चा करेंगे। जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर के व्यापारियों से संवाद होगा। महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत होगी, व्यापार को बढ़ाने पर बातचीत होगी। मंडला, डिंडौरी के व्यापारियों से भी बात करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। क्या कुछ मकसद है, क्या कुछ खास रहने वाला है, उसे हम जानने के लिए सीधे रुख करेंगे। हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू जबलपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, बेहद महत्वपूर्ण ये कॉन्क्लेव होने जा रहा है, क्या कुछ मकसद इस कॉन्क्लेव का रहने वाला है और कौन कौन सी बड़ी बातें, खास बातें इसमें होने वाली हैं? बिल्कुल सुमित, देखिए, औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट आए, और इन्वेस्टमेंट तब आएगा जब सरकार सिंगल विंडो सिस्टम बनाएगी और एक खुला मंच देगी उद्योगपतियों की, ताकि वो अपना बड़ा निवेश कर सके। और यही मकसद है इस रीजनल इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव का जो जबलपुर में आयोजित होने जा रहा है। चूंकि ये एक सिलसिला है जो सरकार शुरू कर रही है और इसे हर शहर में, हर जो बड़े शहर है, जैसे जबलपुर से शुरुआत हो रही है, लेकिन इसके बाद फिर उज्जैन, रीवा, सागर, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर जैसे बड़े शहरों में होगा। और मुख्यमंत्री मोहन यादव जब हाल ही में कुछ दिन पहले ही जबलपुर आए थे और उन्होंने समीक्षा बैठक में भाग लिया था, उसके बाद उन्होंने कहा था कि पूरा सिलसिला जब खत्म होगा तो भोपाल में इंटरनेशनल कॉन्क्लेव होगी। यानी कि शुरुआत है। तो जबलपुर ही नहीं बल्कि जबलपुर रीजन के, यानी कि पूरा जो संभाग है, पूरा जो महाकौशल क्षेत्र है, ये हमेशा से औद्योगिक मामले में काफी पिछड़ा रहा है। और ये एक, हम कह सकते हैं, ये दर्द है महाकौशल का कि जितना इन्वेस्टमेंट आप ग्वालियर, चंबल में या मालवा, निमाड़ में देखते हैं उद्योगपतियों का, उतना इन्वेस्टमेंट महाकौशल क्षेत्र में नहीं हुआ है। दुर्गेश, इससे पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव मुंबई गए हुए थे, वहां पर भी इन्वेस्टर्स से बातचीत उन्होंने वहां पर की है। कहने का मतलब यह है कि कोशिशें लगातार होती रही हैं मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट को लेकर, निवेश को लेकर, लेकिन जो कुछ जैसा आउटपुट मिलना चाहिए मध्य प्रदेश को अभी तक मिल नहीं पाया। अब हमें लग रहा है मोहन सरकार काफी गंभीर है इसको लेकर। शायद उम्मीद एक बार फिर से जागी है कि मध्य प्रदेश को बहुत अच्छी चीजें मिले इन्वेस्ट के तौर पर। बिल्कुल उम्मीदें जागी हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि 2018 में भी एक बड़ा इन्वेस्टर समिट हुआ था जिसमें करोड़ों रुपए के एमओयू साइन हुए थे। लेकिन बड़ी बात है कि एक भी एमओयू जो है वो धरातल पर नजर नहीं आया। उसके पीछे बड़ी वजह ये थी कि जब हमने निवेशकों से इस संबंध में बात करते हैं तो उनका ये कहना है कि प्राकृतिक संसाधन भरपूर है, जमीन भरपूर है, तमाम चीजें हैं, लेकिन सरकार की जो बहुत सारी विंडो पर हमें जाना पड़ता है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं इन्वेस्टर जो है मुंह मोड़ लेते हैं और फिर वो दूसरे राज्यों में या दूसरे क्षेत्रों में चले जाते हैं। आज जब ये रीजनल कॉन्क्लेव होने वाला है जबलपुर में, तो मुख्यमंत्री मोहन यादव का स्पष्ट तौर पर कहना है कि हम एक सिंगल प्लेटफॉर्म देंगे, हम एक सिंगल विंडो देंगे। एक कोई भी उद्योगपति अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो एक विंडो पर जाए, अपनी पूरी प्रोसेस करे और सरकार उसकी मदद भी करेगी, क्योंकि उद्योग ही एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे विकास तेज गति से संभव हो सकता है, जिससे बेरोजगारी खत्म हो सकती है, युवाओं को रोजगार मिलेगा, बहुत सारी चीजें होंगी। सिंगल विंडो की जरूरत है, जो प्रोसेस है वो आसान रहे, जिससे जो व्यापारी हैं, निवेशक हैं, मध्य प्रदेश की तरफ आकर्षित हों, क्योंकि संभावनाएं बेहद है, बहुत है हमारे मध्य प्रदेश में। दुर्गेश, आपका बहुत शुक्रिया। दुर्गेश, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तमाम बातचीत के लिए आगे बढ़ते हैं। अब नरसिंह घोटाले की बात हो जाए। नरसिंह घोटाले को लेकर एक्शन में है कांग्रेस। मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ दर्ज कराएंगे एफआईआर। कांग्रेस के नेता पैदल मार्च करते हुए थाने पहुंचेंगे कांग्रेसी। अशोका गार्डन थाने में कांग्रेस एफआईआर दर्ज कराएगी। नरसिंह घोटाले के मामले को लेकर कांग्रेस आक्रामक नजर आ रही है और आपको याद होगा विधानसभा सत्र के दौरान भी लगातार कांग्रेस नरसिंह घोटाले को लेकर मुखर रही। हल्ला बोल नरसिंह घोटाले को लेकर कांग्रेस का हमें देखने को मिला। सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी जा रही है कांग्रेस की तरफ से। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे विवेक पांडे, हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़े हुए हैं। विवेक, सड़क से लेकर सदन तक नरसिंह घोटाले को लेकर कांग्रेस आक्रामक है, आज एफआईआर दर्ज कराएंगे कांग्रेसी। बिल्कुल सुमित, याद होगा कि विधानसभा में नरसिंह का मुद्दा किस कदर कांग्रेस ने
उठाया। उसके बाद सड़क में प्रदर्शन हुआ, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की कोशिश की गई। अब थाने तक कांग्रेस पहुंच गई है और पिछले दिनों टीटी नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस के दौरान जिस दौरान ये शिकायत कांग्रेस के तमाम सारे कार्यकर्ता और नेता करवा रहे थे, उस वक्त महिलाओं ने भी विरोध किया कांग्रेस के नेताओं का और ये कहा गया कि विश्वास सारंग के खिलाफ साजिश कांग्रेस के नेता रच रहे हैं। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि ये मामला कोर्ट में है, इसलिए फैक्ट की जांच करने के बाद ही इसे मामला दर्ज कराया जाएगा। लेकिन टीटी नगर के बाद अब अशोका गार्डन थाने में भी शिकायत कांग्रेस के नेता करने वाले हैं। दोपहर 1 बजे तक संभवतः कांग्रेस के तमाम नेता पैदल मार्च करते हुए पहुंच जाएंगे। उसके बाद नर्सिंग मामले में आरोपी बनाए जाने को लेकर ये शिकायत रहेगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री, तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को आरोपी बनाने की जो FIR है वो दर्ज करने की मांग कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। बहरहाल पिछले दिनों हमने देखा कि जब टीटी नगर थाने में कांग्रेस के नेता बिल्कुल विवेक, सत्र के दौरान भी हमने देखा उमंग सिंघार ने कहा था कि नरसिंह घोटाले के पुख्ता सबूत उनके पास हैं, बहुत चौंकाने वाले खुलासे कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ऐसा कुछ चौंका पाई है नरसिंह घोटाले को लेकर सबूतों के आधार पर? देखिए, इस पूरे घोटाले में CBI तक दागदार हुई और ये आरोप हमेशा लगते रहे हैं कि कांग्रेस के ज़माने में ये घोटाला हुआ, 15 महीने की सरकार में ये घोटाला हुआ है। लेकिन कांग्रेस कुछ फैक्ट रख चुकी है विधानसभा में, लेकिन सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि घोटाला हुआ है। हालांकि जब कोर्ट ये बात कह रहा है कि गड़बड़ी हुई है और इसी के आधार पर जब जाँच शुरू हुई है तो फिर आखिर क्लीन चिट देने का सवाल ही पैदा नहीं उठता है सुमित। और यही वजह है कि कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर अकेले विश्वास सारंग को अब टारगेट कर रही है, क्योंकि अगर घोटाला नहीं होता तो सुनीता सीजू को क्यों हटाया जाता, गड़बड़ी नहीं पाई जाती तो और अधिकारियों के खिलाफ क्यों कार्रवाई होती, नोटिस क्यों जारी होते, ये एक बड़ा सवाल है। ये दोहरा सरकार इस पूरे मामले को लेकर घिरती नजर आ रही है। एक तरफ मंत्री का बचाव भी हो रहा है, दूसरी तरफ सरकार ये मान रही है कि गड़बड़ी हुई है, दूसरा ये खुलकर ये बात नहीं कही जा रही है कि आखिर गड़बड़ी हुई है। लेकिन अधिकारियों पर एक्शन होना, ये ठीक बात कही आपने, गड़बड़ी हुई है, लेकिन सरकार खुलकर ये मानने को तैयार नहीं है कि घोटाला हुआ है, कुछ गड़बड़ी हुई है। बहुत शुक्रिया विवेक, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बेहद शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, बात होगी छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में बेहद कम बारिश होने की वजह से किसान चिंतित हैं, परेशान हैं। इसे लेकर विस्तार न्यूज ने कृषि मंत्री रामविचार नेताम से बातचीत की और इस पर नेताम ने कहा कि किसान बारिश नहीं होने से परेशान हैं और किसानों को खाद बीज के लिए कोई परेशानी ना हो, इसके लिए विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं उन्होंने यूरिया की कालाबाजारी पर कहा कि खाद की कालाबाजारी करने वाले लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। इस वक्त हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम जी। आइए, खेती किसानी छत्तीसगढ़ में कैसा चल रहा है उसको लेकर बात करें और क्या किसानों की समस्या है और किस तरीके से निपटने की कोशिश हो रही है। देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ में अभी थोड़ी बारिश कम है, इसकी वजह से स्वाभाविक है कि किसान थोड़ा चिंतित है। कुछ उम्मीद करते हैं कि जल्दी भगवान की कृपा हो जाए, बारिश ठीक ठाक हो जाए। आपका अभी धान का रोपा चल रहा है क्या? शुरू कर दिए खेती बाड़ी? कैसा गए थे गाँव देखने? बारिश नहीं है और कुछ जगहों में लोग जो है स्वयं का जो साधन है उसका उपयोग करके कुछ रोपा वगैरह लगा रहे हैं, क्योंकि 21 दिन से अधिक जो नर्सरी लगाते हैं उसका अधिक हो जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं। तो इसलिए किसान स्वाभाविक है कि चिंतित है और उनको जहाँ जहाँ साधन दिखाई दे रहा है पानी का, वो तालाब में अगर पानी है तो उससे भी पटा करके कर रहे हैं। स्वयं का ट्यूबवेल है तो ट्यूबवेल का भी सहारा ले करके कुछ रोपा शुरू कर दिए हैं। कुछ गांव में अच्छी स्थिति है, लोगों ने स्वयं का साधन बनाया है तो वहाँ अच्छी खेती कर रहे हैं लोग। तो ये थे हमारे साथ छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम। कह रहे हैं कि बारिश नहीं हो रही छत्तीसगढ़ में, खासकर सरगुजा इलाके में। तो ऐसे में आने वाले दिनों में उम्मीद है कि बारिश होगी। वहीं खाद की समस्या पर उनका कहना है कि जहां भी कालाबाजारी हो रहा है उस पर कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश प्रधान के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज। अब बात होगी नक्सलियों की कायराना करतूत की। बीजापुर में नक्सलियों ने IED ब्लास्ट कर दिया और इसमें STF के 2 जवान शहीद हुए हैं।
4 जवान घायल हुए हैं, जख्मी हुए हैं। भरतलाल साहू, सतेर सिंह शहीद हो गए हैं। घायल जवानों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। हेलीकॉप्टर से रायपुर ले जाने की तैयारी भी चल रही है। जो गंभीर रूप से ज्यादा घायल हैं, तर्रेम थाना क्षेत्र के मंडी मरका के जंगल का ये मामला था, जहां पर नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर दिया। जवान इसकी चपेट में आ गए। 2 जवान शहीद हो गए और 4 जवान घायल हुए हैं। अब विस्तार न्यूज की टीम पहुंची अस्पताल और घायल जवानों का हालचाल जाना, अस्पताल का जायजा लिया। लगभग बीते 6 से 7 महीनों से माओवादियों के खिलाफ जवानों के द्वारा लगातार बड़े ऑपरेशंस लॉन्च किए गए, जिसके बड़े बड़े एग्जाम्पल भी हमने देखे। यहाँ पर इस समय मैं जिला चिकित्सालय बीजापुर के आपातकालीन विभाग के सामने हूँ, इमरजेंसी वार्ड के सामने में हूँ। अंदर में 4 जवान जख्मी हैं। आपको एम्बुलेंस की तस्वीर देखनी चाहिए। एम्बुलेंस तैयार किया गया है जवानों को यहाँ से रेफर करने के लिए। यहाँ पर जवानों के जो जूते आपको नजर आ रहे हैं, दरअसल ये उन्हीं घायल जवानों के जूते हैं। जवान जो मुस्तैद हैं यहाँ पर, वे काफ़ी परेशान भी आपको नजर आएंगे, चूंकि उनके साथी घायल हैं। 2 जवान शहीद हुए हैं। यहाँ पर जो घायल जवान हैं, यहाँ उनकी मरहम पट्टी की जा रही है। उस तरफ में एक तस्वीर देखिएगा, एक जवान को इस समय में व्हील चेयर के माध्यम से एम्बुलेंस में बैठाकर रेफर किए जाने की तैयारी चल रही है। लगातार चल रहे माओवादियों के खिलाफ इस अभियान में जवानों को इस बार जो नुकसान हुआ है, वाकई ये नुकसान बड़ा नुकसान है। देखना तो ये होगा कि जो ऑपरेशंस माओवादियों के खिलाफ तेज किए गए हैं, उनमें कितनी सफलता अब सुरक्षा बलों के जवानों को मिलेगी और साथ ही साथ ये समस्या कब तक खत्म होगी। युकेश चंद्राकर, विस्तार न्यूज, बीजापुर। वहीं बीजापुर में शहीद हुए जवानों को सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट कर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने अपनी पोस्ट में लिखा कि आईडी ब्लास्ट में एसटीएफ के 2 जवानों के शहीद होने और 4 जवानों के घायल होने की जो सूचना मिली है, वो बेहद दुखद है। ईश्वर से शहीद जवानों की आत्मा की शांति और घायल जवानों के जल्द से जल्द ठीक होने, स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। उधर महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर नक्सलियों से मुठभेड़ के बाद जवानों की वापसी का वीडियो सामने आया। इस वीडियो में जवानों का जोखिम भरा सफर नजर आ रहा है। जवान जान को जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। नक्सलियों पर कड़ा पहरा करने के बाद जवान अपने मुख्यालय के लिए लौट रहे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें विस्तार न्यूज पर सिर्फ आप देख रहे हैं इस समय। गढ़चिरौली में जवानों ने 12 नक्सलियों को ढेर किया था। उसके बाद जवान लौटे। उसके बाद जवानों की घर वापसी हुई। जवान अपने स्थान पर लौटे और उसका वीडियो भी अब सामने आया है। नदी को पार करते हुए दुर्गम स्थानों पर जाकर किस तरीके से नक्सलियों की मांद में घुसकर हमारे जवानों ने नक्सलियों को ढेर किया, वो सब बताता है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। तामेश्वर सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तामेश्वर, ये जो वीडियो सामने आए हैं, ऐसे वीडियो जब सामने आते हैं बताता है कि कितने दुर्गम स्थानों से होकर जवानों को गुजरना पड़ता है। जवानों की जाबाजी का एक और वीडियो। बिल्कुल सुमित, देखिए जो नाला पार कर रहा है वो महाराज क्षेत्र का नाला है। जवान जो है मानसून में भी एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाते हैं और इसी तरीके से नदी नालों को पार कर जंगलों में जाते हैं और नक्सलियों से जो है मुठभेड़ होता है। और इस मुठभेड़ में जो है 12 नक्सली मारे गए हैं। महाराष्ट्र के जो C16 यूनिट है उन्होंने 12 नक्सली मारे हैं और इसमें बड़े कैडर के नक्सली होने की संभावना है। जिस तरीके से ऑटोमेटिक हथियार मिले हैं, AK-47 हथियार मिले हैं, ये जो है बड़े बड़े हथियार बरामद किए गए हैं। जो जवान है वो छत्तीसगढ़ के रास्ते होते हुए अब जो है गढ़चिरौली की ओर जा रहे हैं। जी सुमित, बहुत शुक्रिया आपका तामेश्वर जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। जहां पर 24 से अधिक लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। धार्मिक जुलूस में खाई थी बिरयानी। बीमार हुए सभी लोगों को अस्पताल में एडमिट किया गया। मरीजों से पूर्व मंत्री इमरती देवी ने मुलाकात की, उनका हाल जाना। डॉक्टर्स को बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं इमरती देवी ने। ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 24 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। धार्मिक जुलूस में इन सभी लोगों ने बिरयानी खाई थी, तभी से इनकी तबीयत बिगड़ गई है। बीमार हुए सभी लोगों को अस्पताल में एडमिट किया गया। मरीजों से पूर्व मंत्री इमरती देवी ने मुलाकात की है। डॉक्टर्स को बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। ग्वालियर संवाददाता अनिल गौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारी, क्या हालत है अभी सभी मरीजों की? तो मैं देखिए 2 दर्जन से अधिक ये लोग हैं जो फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। और बताया जा रहा है कि कल ताजिए का जुलूस था और इसके दौरान उन्होंने बिरयानी खाई थी और बिरयानी खाने से ये सभी फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं, जिसमें बच्चे, बड़े और महिलाएं। जब इन्हें जी
उसके बाद सबकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि पूर्व मंत्री है इमरती देवी, जब इस बात की उन्होंने जानकारी लगी तो वो भी सिविल अस्पताल में पहुंची। ठीक है अनिल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए आपका धन्यवाद। तो सभी की हालत यहाँ पर स्थिर बताई जा रही है। तो ग्वालियर में फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं लोग, वहीं पन्ना में शादी का खाना खाने के बाद 16 बच्चे बीमार हो गए। बच्चों को उल्टी दस्त की शिकायत हो गई, बच्चों को जिला अस्पताल में एडमिट किया गया। सलेहा थाना क्षेत्र के कलदा गांव का ये पूरा मामला है। पन्ना में शादी का खाना खाने के बाद 16 बच्चे बीमार हो गए हैं। बच्चों को उल्टी दस्त की शिकायत हुई, बच्चों को जिला अस्पताल में एडमिट किया गया। सलेहा थाना क्षेत्र के कलदा गांव का मामला। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे पन्ना संवाददाता सौरभ साहू, जुड़े हुए हैं फोन पर। सौरभ, क्या कुछ जानकारी है, क्या हालत है अभी बीमार बच्चों की? ये कलदा का मामला है। इस दौरान पर बच्चों ने शादी में कुछ बच्चे 8 से 10 बच्चे हैं और कुछ बुजुर्ग हैं, और ये ऐसे 16 लोग हैं जिन लोगों ने खाना खाया था। खाना खाने के बाद शाम की अचानक तबीयत खराब हुई। तबीयत खराब होने के बाद जब सलेहा गए स्वास्थ्य केंद्र पे, वहां पर दिखवाया, लेकिन वहां मामला सीरियस था, जिसके दौरान पर इन लोगों को पन्ना रेफर कर दिया। पन्ना रेफर करने के दौरान जैसे ही डॉक्टरों की टीम ने इलाज चालू किया तो गंभीर बताए गए हैं, लेकिन अभी भी गंभीर है 16 लोग। सौरभ, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। अब सक्ती के सरकारी स्कूल में बच्चों से करवाया जा रहा है काम। टीचर की मौजूदगी में बच्चों से काम करवाया जा रहा है। टीचर वहां पर मौजूद। सक्ती के सरकारी स्कूल का ये मामला, जहां पर बच्चे काम कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बच्चे काम कर रहे हैं। फावड़ा लेकर देखिए किस तरीके से यहां पर सफाई कर रहे हैं। बच्चों से स्कूल की सफाई कराई जा रही है। जयजयपुर विकासखंड के कचंदा स्कूल का मामला। तस्वीरें आपके सामने, बच्चों के हाथों में फावड़ा आपको नजर आएगा। कुदाली फावड़ा लेकर स्कूल की सफाई कर रहे हैं बच्चे। परदेशी खूंटे फोन कॉल पर जुड़े हुए हमारे साथ। परदेशी, अगर ऐसे वैसे चलेगा तो कैसे ये बच्चे अपना भविष्य संवार पाएंगे? पढ़ाई करने के लिए स्कूल आते हैं, सफाई करने के लिए नहीं। जी, आपको बता दूं, ये पूरा मामला जो है शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कचंदा की है, जहां पे बच्चों से, शिक्षक के सामने ही बच्चों से कार्य कराया जा रहा था। जिनके हाथ में काफी कलम होना चाहिए, उनके हाथ में फावड़ा पकड़ा दिया गया था। और आप वीडियो में साफ तौर पे देख सकते हैं, झाड़ियां हैं, पूरा झाड़ियों में बच्चे जो है चप्पल पहन के, कई बच्चे जो है बिना चप्पल के वहां पे सफाई कर रहे हैं, जिनको मतलब वहां पे एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। सांप बिच्छू का भी खतरा वहां पे मंडरा रहा था। जी ठीक है परदेसी, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। विधायक राजकुमार कर्राहा ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठा दिए। दरअसल विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी विभागों में अब युवा बेरोजगारों को सीधे और संविदा भर्ती न कराकर अन्य जगहों की अधिकृत कंपनियों से आउटसोर्स में युवा बेरोजगारों की विभागों में भर्ती कर रही है, जिनसे 2-2 लाख रुपए लेने के आरोप बीजेपी विधायक ने लगाए हैं। इस मामले में विधायक ने कहा, आउटसोर्स भर्ती में आवेदकों से नियुक्ति के नाम पर रुपये मांगने और कर्मचारियों को राशि काटकर भुगतान करने के मामले में मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे और विधानसभा में इस मामले को भी उठाएंगे। मुझे सूचना मिली है कि अभी शिक्षा विभाग में और स्वास्थ्य विभाग में और उच्च शिक्षा विभाग में भी कुछ नियुक्तियाँ हुई हैं, जिसमें 2-2 लाख रुपए इनसे लिए गए हैं। और अभी स्कूल शिक्षा विभाग में और महिला बाल विकास में नियुक्तियाँ होना बाकी हैं। जिन हितग्राहियों से कहा गया है कि आप 2 लाख रुपए जो जमा करेगा, उनकी हम नियुक्तियाँ करेंगे। उधर गुना में बीजेपी के विधायक पन्ना लाल के बयान पर अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने सोशल मीडिया एक्स पर पन्ना लाल के बयान पर कटाक्ष किया और कहा कि अपनी ही सरकार के बारे में और उनके कामकाज पर बीजेपी के विधायक सवाल उठा रहे हैं। बता दें कि बीजेपी के विधायक पन्ना लाल शाक ने बयान दिया था कि कॉलेज की डिग्रियों से कुछ नहीं होने वाला, मोटरसाइकिल के पंचर की दुकान खोल लो, जिससे घर का पालन पोषण हो सकेगा, जीवन यापन हो सकेगा। जिसके बाद ही राजनीति गरमाई हुई है। राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। वहीं इस मामले में विधायक पन्ना लाल शाक्य ने अपने बयान पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि पन्ना लाल शाक्य के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में कितनी चहल पहल देखने को मिलती है। केवल एक वाक्य पकड़ लेना, ये कागज की डिग्री से कुछ होने वाला नहीं है।
मोटरसाइकिल के पंचर की दुकान खोल लेना, जिससे कम से कम अपनी जीवन यापन चलता रहे। ऐसा जिसका नजरिया, उसकी वैसी सोच। मेरे द्वारा जो अनुमोदन किया गया, मीडिया ने उसका अर्थ का अनर्थ करके उसको प्रचारित कर रहे हैं। महासमुंद में टोल टैक्स फ्री की मांग को लेकर ड्राइवर्स ने जोर पकड़ लिया है। जी हां, जिसके चलते आज ड्राइवर नेशनल हाईवे का चक्का जाम करेंगे। बता दें कि ड्राइवर 11 जुलाई से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठे हैं और जिले के दोनों टोल गेट में छत्तीसगढ़ की गाड़ियों का टोल फ्री करने की मांग कर रहे हैं। वहीं इस आंदोलन में आसपास के ग्रामीण समेत व्यापारी, सामाजिक और राजनीतिक संगठन प्रदर्शन में शामिल होंगे, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान तैनात रहेंगे। वहीं कांकेर के सरकारी छात्रावास में 16 साल की बच्ची के गर्भवती होने के मामले में कांग्रेस की जांच समिति छात्रावास पहुंची। हालांकि कांग्रेस जांच समिति के सदस्यों को पीड़िता या फिर उसके घर वालों से मिलने नहीं दिया गया। इसे लेकर जांच कमेटी के संयोजक अनिला भेड़िया ने कहा कि साजिश के तहत हमें पीड़िता से मिलने नहीं दिया गया है। हालांकि हमारी टीम ने यहां हॉस्टल अधीक्षिका से यहां की गतिविधियों पर चर्चा की है। बता दें कि ये समिति जांच के बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज को रिपोर्ट सौंपेगी। आज हम लोग छात्रावास में बैठे थे, तो जो बालिका है या उनके परिवार से मुलाकात हुई नहीं, या तो इन लोग सिखा पढ़ा नहीं गए। हमें अहम अधीक्षिका और यहाँ हमारी बीओ और डीओ उपस्थित थे, उनसे चर्चाएं हुई है और जो छात्रावास अधीक्षिका है उनसे भी गतिविधियों के बारे में जानकारी ली है। और वैसे भी ये छात्रावास बच्चियों को लगाने लायक है ही नहीं। ना यहाँ कोई अधिकारी कभी देखने आए, ना यहाँ के कलेक्टर देखने आए, ना एसपी भी यहाँ के देखने नहीं आए, जो बच्चियों को सुरक्षा देना चाहिए। उधर छतरपुर में एसडीएम ने एक अजीबोगरीब बयान दे दिया, फरमान जारी कर दिया। एसडीएम बिजावर ने सागर कानपुर हाईवे के टोल प्लाजा पर सड़क पर घूम रहे आवारा मवेशियों को गौशाला भेजने के लिए पटवारियों की ड्यूटी लगा दी है। आदेश के बाद पटवारी शाम के 6 बजे से रात के 10 बजे तक पशुओं को गौशाला भेजने की ड्यूटी निभाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब पटवारी पशुओं को गौशाला भेजने की ड्यूटी करेंगे तो फिर राजस्व का काम कौन करेगा।